कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है सॉलिड्स। वैसे तो चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये वाला चैप्टर अपन आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें, वो जो बेसिक बातें हैं वो तुम लोग क्लास 6, 7, 8 में तुम लोगों को बताई जा चुकी हैं सॉलिड्स की। एकदम बेकार प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कि भाई सॉलिड्स की शेप क्या होती है? डेफिनेट। सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ना, ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ये इनको जिस कंटेनर में रखो ये उस कंटेनर की शेप को पूरे तरीके से हासिल नहीं करते। ये सारी इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे की कहानी क्लास 11 में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखो, जहां से चैप्टर शुरू होगा लिखो जरा, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। प्लीज राइट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन से कुछ शुरुआत होगी। सबसे पहले लिखो नंबर 1, डिफॉर्मिंग फोर्स। नंबर 1 लिखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मान लो जैसे ये हमारे पास में एक नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक। मैंने क्या काम किया, इस नोटबुक के ऊपर ऐसे कुछ फोर्स लगा दी। हाँ ना बोलो, क्या मेरे फोर्स लगाने की वजह से नोटबुक की शेप चेंज हो गई? इस केस में मैंने जो फोर्स लगाई उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? बात एकदम सीधी सी है, मतलब जिस फोर्स को लगाने की वजह से बॉडी की शेप चेंज हो जाए, बॉडी की शेप क्या हो जाए, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी फोर्स बोलेंगे भाई? तो लिखो जरा डेफिनेशन में, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स which when applied on a body, it is the force which when applied on a body changes the shape of the body. It is the force which when applied on the body changes the शेप ऑफ द बॉडी। बोलो क्लियर? भाई डिफॉर्म करने का मतलब है शेप खराब कर देना एक तरीके से। तो वो फोर्स जो हम अगर किसी बॉडी के ऊपर लगाएं और बॉडी की शेप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। सेकंड लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स। सेकंड डेफिनेशन में लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो बात को समझो, ये वाला जो टर्म है रिस्टोर, ये तुमने बहुत बार सुना होगा, मोबाइल्स में होती है ये सेटिंग, रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स। तो रिस्टोर का मतलब क्या होता है कि पहले जैसा था उसको बिल्कुल वैसा ही कर देना। पहले जैसा था उसको बिल्कुल वैसा ही कर देना। इस यहां समझो एग्जांपल से, देखो नोटबुक देखो वापस से समझना बात को। ये इसकी नोटबुक थी, मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसकी शेप क्या हो गई? यार आना तो बोलो, शेप क्या हो गई? अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं जैसे ही ये फोर्स हटा रहा हूं, क्या ये अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ रही है? क्या ये अपनी ओरिजिनल शेप पे? तो वो फोर्स जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गई, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आया? जिस फोर्स की वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप को वापस हासिल कर ले उसको हम क्या बोलेंगे? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, हाँ ना बोलो। तो लिखो जरा डेफिनेशन में, रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहती है? लिखेंगे इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच, it is the force due to which a body regains, due to which a body regains its initial shape, regains its initial शेप कह सकते हो, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो।
जिस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी इनिशियल शेप को, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को वापस रिगेन कर रहे, उसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं भाई? रीस्टोरिंग फोर्स। बोलो क्लियर है? इसी तरीके से तीसरी डेफिनेशन लिखेंगे जरा, इलास्टिक बॉडी। थर्ड डेफिनेशन लिखेंगे कौन सी बॉडी? इलास्टिक बॉडी। ये ना थ्योरेटिकल है बहुत ज्यादा चैप्टर, तो डेफिनेशन लिखेंगे कौन सी बॉडी? इलास्टिक बॉडी। अब समझो, तुम लोगों ने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, इलास्टिक, लास्टिक, है ना? हमारे यहाँ लास्टिक ज्यादा वर्ड यूज होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट वर्ड है वो इलास्टिक है। जैसे रबर बैंड लगाया जाता है, हम उसको खींचते हैं तो हमने उस पर कौन सी फोर्स लगाई? डिफॉर्मिंग फोर्स। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है? हाँ ना बोलो। इसीलिए उसको इलास्टिक बोलते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सो इलास्टिक बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटने पे अपनी ओरिजिनल शेप को वापस हासिल कर लें। कौन सी फोर्स हटने पे? कॉपी के साथ भी तो ऐसा हो रहा था, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो उसने अपनी शेप को वापस से क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं? प्राण निकल के क्या बोलते हैं? तो लिखो जरा इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन में कि अ बॉडी which regains its initial configuration, a body which regains its initial configuration after the removal of deforming force. After the removal of deforming force is called an elastic body. Is called an, बोलो क्लियर है? अच्छा, अगली लाइन में एक स्टार लगा के लिखो, नो बॉडी is perfectly elastic. No body is perfectly elastic. कोई भी बॉडी पूरे तरीके से इलास्टिक नहीं होती, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने पे अपनी इनिशियल शेप को पूरे तरीके से हासिल कर ले, और ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती। इस कॉपी को ही ध्यान से देखो, मैंने अभी इसको 2 बार मोड़ा है, तुमको हल्का सा इसमें कर्व नजर आएगा। तो ये बात सही है कि ये अपनी शेप को वापस हासिल कर रही है, लेकिन ये पूरे तरीके से अपनी शेप को वापस हासिल नहीं कर रही है। तो वो बॉडी जो पूरे तरीके से हासिल करे वो एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। और याद रखें, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती। अरे भाई हाँ ना तो बोलो। हाँ, एक एग्जांपल लिख सकते हैं, लिखना जरा अगली लाइन में, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज is an example. Quartz is an example of nearly perfectly elastic body. Completely perfectly तो नहीं है, nearly perfectly elastic body है। Quartz is an example of nearly perfectly elastic. बोलो क्लियर है? अच्छा, जैसे इलास्टिक बॉडी है ना भाई, इसका एक अपोजिट भी होता है। देखो 4th पॉइंट, प्लास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी? प्लास्टिक बॉडी। जैसे इलास्टिक बॉडी होती है, इसका अपोजिट क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी। देखेंगे जरा डेफिनेशन में कि भाई प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। देखो, अ बॉडी which does not regain its initial configuration after the removal of deforming force
after the removal of deforming force is called a plastic body. देखो यार बात समझो, इलास्टिक बॉडी वो है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने पे अपनी शेप को वापस हासिल कर ले। प्लास्टिक बॉडी वो है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने पे अपनी शेप को वापस हासिल ना करे। मजे की बात ये है कि सितारा लगा के लिखो, सितारा लगा के लिखेंगे नो बॉडी is perfectly plastic. Nobody is perfectly कोई perfectly plastic body भी नहीं है। मतलब perfectly plastic body कौन है कि जो बिल्कुल भी अपनी शेप को वापस ना हासिल करे, लेकिन थोड़ा ना बहुत तो शेप को वापस हासिल कर ही लेती है, और इसी वजह से कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं होती। भाई हाँ ना बोलो, क्लियर है? अच्छा, अगली लाइन में लिखे एग्जांपल्स को लिखना, ठीक है? पुटी, PUTTY, पुटी, and paraffin wax are examples of nearly perfectly plastic bodies. Are examples of nearly perfectly plastic body. मतलब completely plastic तो नहीं होते, but nearly plastic bodies होती हैं। भाई हाँ ना बोलो, अब तक की बात समझ आई? 3-4 चीजें पढ़ाई। डिफॉर्मिंग फोर्स, 1 मिनट, डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेप को चेंज करा दे, रिस्टोरिंग फोर्स जो शेप को वापस उसी पोजीशन में ला दे, इलास्टिक बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाए, प्लास्टिक बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस। अब एक चीज और पढ़ो, डेफिनेशंस में लिखो जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इलास्टिक लिमिट समझना बहुत जरूरी है। हेडिंग डालो इलास्टिक लिमिट। अब देखो बात को समझो बहुत ध्यान से। भाई ये इलास्टिक लिमिट आखिर क्या होती है ना? इलास्टिक लिमिट क्या होती है? देख एग्जांपल से बताता हूँ। नोटबुक दे भाई, ये देखना, ये देखो, ये कॉपी दी, अपन ने इसको मोड़ा, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, इसने अपनी शेप को वापस हासिल कर लिया। हम 1% ये कह सकते हैं कि यार ये इलास्टिक बॉडी है। कैसी बॉडी है? मतलब ये अपनी शेप को हासिल कर रही है। लेकिन जरा ध्यान लगा के सोचो, ये कब तक हासिल करेगी? मान लो मैं इसको मोड़ ही दूं, अब क्या मैंने फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया? हाँ ना बोलो, क्या मैंने फोर्स बहुत नहीं लगा? ये तो इलास्टिक थी, लेकिन अब ये क्या होगी? प्लास्टिक। अब ये क्या होगी? मेरी बात का मतलब समझो, कोई भी बॉडी इलास्टिक अगर है तो यार उसके इलास्टिक रहने की एक लिमिट तो होगी ना। अभी ये थोड़ी है उस पर तुम 10 करोड़ न्यूटन की फोर्स लगा दोगे जब भी बेचारी इलास्टिक ही रह जाएगी। नहीं, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति, समझो बात को, तो उसके अच्छे रहने की भी क्या होती है? एक लिमिट होती है ना। ऐसे थोड़ी है कि अच्छा व्यक्ति है तो उसके गाल पे झापड़ मारते रहोगे, अरे कभी तो पलट के मारेगा ना तुमको। ठीक वैसे ही बॉडीज के साथ भी है, इलास्टिक है लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज्यादा अगर तुम फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर देगी? लूज कर देगी। और इसी लिमिट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी, अब देखो रबड़ ही है, तुम एग्जांपल से सोच सकते हो, खींच दो छोड़ दो अपनी शेप वापस हासिल कर लेती है, लेकिन अगर तुम बहुत ही ज्यादा खींच दो तो यार टूट जाती है ना, फिर थोड़ी इलास्टिक रह गई यार। हाँ ना तो बोलो, है ना? तो इलास्टिक लिमिट क्या है? लिखो जरा, इट इज द अपर लिमिट, it is the upper limit of deforming force. It is the upper limit of deforming force up to which
a body up to which a body regains its initial configuration. Up to which a body regains its initial configuration. बोलो क्लियर है भाई? ये मैक्सिमम फोर्स हो सकती है, इससे ज्यादा लगाओगे तो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को खो देगी और फिर वो इलास्टिक नहीं रह जाएगी। एक मिनट, क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए भाई। देखो अब थोड़े थोड़े फेनोमेना समझने शुरू करेंगे। हेडिंग डालो स्ट्रेस, हेडिंग डालो स्ट्रेस, STRE डबल S, स्ट्रेस, जिसमें तुम लोग 24 घंटे रहते हो, है ना? और साइंस लेने के बाद तो स्पेशली स्ट्रेस। अगर बहुत बिल्कुल आसान शब्दों में समझा जाए ना स्ट्रेस को, बिल्कुल बहुत आसान शब्दों में, इसकी कॉपी से ही समझेंगे। साइंस के नाम पे क्या जा रहा है? देखो अब बार दूसरी तरफ से मोड़ता हूँ, इधर देखिए, ध्यान से फोल्ड किया, इस वक्त कौन सी फोर्स लग रही है? सही है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, इसमें अपनी शेप को वापस हासिल कर लिया। कौन सी फोर्स लगी? कौन सी फोर्स लगी? रिस्टोरिंग। जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई उसको अगर मैं इसके एरिया से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? तो जो क्वांटिटी निकलेगी वो क्वांटिटी क्या होगी? जो क्वांटिटी निकलेगी वो क्या होगी? यार हाँ ना तो बोलो। तो लिखो स्ट्रेस की डेफिनेशन में, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज restoring force produced, it is defined as restoring force produced per unit area. It is defined as restoring force produced per unit. इधर ध्यान दो, यानी कि अगर अपन स्ट्रेस का फॉर्मूला बनाएंगे तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय, आना बोलो, यानी कि स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया। अगर कोई मुझसे इसकी SI यूनिट पूछेगा तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर का, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। ये भी तो प्रेशर की SI यूनिट है, ठीक है? तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, साथ के साथ इसको पास्कल भी कह सकते हैं। भाई हाँ ना बोलो। अगर मान लो मुझे निकालनी पड़े इसकी डायमेंशंस, क्या निकालनी पड़े? इधर देखो, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, एरिया की डायमेंशन, तो ओवरऑल डायमेंशन बनेगी ML-1T। बोलो क्लियर? उतारो जरा, फालतू की बातें हैं ये, एकदम फालतू की बातें, लेकिन उतार लो, जरूरी है। तो स्ट्रेस के टाइप्स, किसके टाइप्स? देख भाई, स्ट्रेस के नॉर्मली 3 वैरायटी होती है इसकी। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है मेरे भाई टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एक अलग से अपन पढ़ेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है? नॉर्मल स्ट्रेस के फर्दर 2 सब टाइप्स भी हैं, 2 सब टाइप्स भी हैं नॉर्मल स्ट्रेस के। सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है? एक एक करके समझाता हूं, देखो ये क्या है, समझना बात को। अच्छा, मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। भाई मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जब कभी भी, ध्यान से समझ लो, तुम लिख भी सकते हो, कोई खास बात नहीं है। जब कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलरली लगाई जाए, कैसे लगाई जाए? तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस? सही है। नॉर्मल स्ट्रेस लगाने की वजह से अगर लेंथ बढ़े
अगर लेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस लगाने की वजह से अगर लेंथ घटे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। हिंदी में मतलब समझा दिया, परिभाषा में अभी लिखवा दूंगा अगर कहोगे तो, बात को समझ लो। पहली बात, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर 90 डिग्री पे लगे तो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस लगने की वजह से अगर लेंथ बढ़े तो कौन सा स्ट्रेस? और अगर लेंथ घटे तो हाँ ना बोलो, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाई, ऐसे दोनों साइड से दबाया तो स्ट्रेस कंप्रेसिव, और अगर ऐसे खींचा तो, लेकिन कंडीशन ये है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगनी कैसे चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे लगनी चाहिए? जब मुझे लगानी तो मैं आया। देखो नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन, नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखो जरा। When deforming force is applied, when deforming force is applied perpendicularly to a body, when deforming force is applied perpendicularly to a body, comma, stress developed is called normal stress. Stress developed is called, बोलो क्लियर है? तो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कौन सा स्ट्रेस हुआ? अब इसी के सब टाइप टेंसाइल की लिखो डेफिनेशन। टेंसाइल स्ट्रेस, बोलो, when perpendicular force applied on a body, when perpendicular force applied on a body increases the length of the body, increases the length of the body, comma, stress developed is called tensile stress. Stress developed is called tensile stress. बोलो क्लियर? बिल्कुल इसी प्रकार से कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखेंगे। when perpendicular deforming force, when perpendicular deforming force applied on a body, decreases the length of the body, decreases the length of the body, comma, stress developed is called compressive stress. Stress developed is called, तो जो बात हिंदी में बोली पढ़ के देखो डेफिनेशन, उसी को बस ट्रांसलेट किया है मैंने, उसी को केवल क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। देखो जरा ध्यान से भाई, परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर फोर्स लेंथ को बढ़ाए तो, और अगर परपेंडिकुलर फोर्स लेंथ को घटाए तो, यार हाँ ना तो बोलो, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग डालो, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा एक बात, इससे कुछ समझ आता है? टेंजेंट कुछ समझ में आता है? देख ये मैंने कॉपी दी हूँ, वाइल्ड लाइफ वॉच लिखा हुआ है, ये देख बात को समझ। जैसे मान लो मैं क्या काम करूँ, इस नोटबुक के बेस को फिक्स कर दूँ, मतलब चिपका दूँ एक जगह, ठीक है, और उसके बाद मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊँ, देख ऐसे, तो ऐसे इसकी शेप चेंज हो रही है ना, और मैंने जो फोर्स लगाया वो कैसे लगाया? टेंजेंशियली।
कैसे फोर्स लगाया? तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? कौन सा स्ट्रेस? तो लिखो जरा डेफिनेशन में। डेफिनेशन में लिखेंगे when deforming force is applied tangentially to a body, comma, stress developed is called tangential stress. बोलो क्लियर है? अच्छा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की भी ना डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। पहले लिख लो, लिखो मैंने पहले ही कहा था थ्योरेटिकल चैप्टर बहुत ज्यादा है ये। लिखो when deforming force applied on a body changes the volume of a body, without changing its shape, comma, stress developed is called hydraulic stress. आओ जरा समझते हैं कहानी को। हाइड्रोलिक स्ट्रेस की कहानी क्या है? जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल बॉडी, कैसी बॉडी है यार? खाना तो बोलो, कैसी बॉडी है? स्फेरिकल। अब मैंने क्या काम किया, मैं इस बॉडी पे हर साइड से बराबर फोर्स लगा रहा हूं। कैसी फोर्स लगा रहा हूं? हर तरफ से, ठीक है? मैंने बराबर फोर्स लगाई। तो जब मैं हर तरफ से बराबर फोर्स लगाऊंगा तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बॉडी कुछ श्रिंक हो जाएगी? लेकिन रहेगी तो अभी भी स्फेयर ही ना, क्योंकि मैंने हर तरफ से फोर्स कैसी लगाई? बराबर। इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा? हाइड्रोलिक। मैंने डेफिनेशन में भी यही लिखवाया कि वॉल्यूम तो चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो गया क्योंकि रेडियस कम हो गया, वॉल्यूम तो चेंज हो जाए लेकिन शेप चेंज। इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा? हाइड्रोलिक। आना बोलो, उतारो फटाक से, चित्र बना लो, ड्रॉ द चित्र। हाँ जी भैया, चित्र बन गया? आना बोलो। एक हेडिंग और पढ़ेंगे आज, अब तो नहीं गए डेफिनेशंस लिखते लिखते, जल्दी बोलो। पक्की बात? लिखो तो एक हेडिंग और लिखो, स्ट्रेन, STRAIN, हेडिंग डालो स्ट्रेन। अच्छा, बिल्कुल पहले आराम से भाषा में, सिंपल भाषा में समझने स्ट्रेन क्या है। देखो, तुमने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी की शेप चेंज हुई, शेप चेंज होने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस भी डेवलप हुआ, है ना बोलो? लेकिन क्योंकि तुमने पढ़ाया कि कोई भी बॉडी पूरे तरीके से इलास्टिक तो होती नहीं, यानी कि उसकी शेप में थोड़ा ना बहुत चेंज तो आएगा। कितना चेंज आया? कितना? जो क्वांटिटी तुम्हें ये बताया उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? चमका, जो क्वांटिटी मुझे ये बताए कि चेंज आखिर हुआ कितना, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? बोलो, क्लियर है? एग्जांपल के साथ अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख लो स्ट्रेन की। लिखो, इट इज डिफाइंड एज
it is defined as change in configuration. It is defined as change in configuration per unit original configuration of the body. It is defined as change in configuration per unit original configuration of the body. समझो, फॉर्मूला बनाते हैं स्ट्रेन का तो बनता है चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। समझना, इसकी ना तो कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन। अभी ये बात तुमको एक्चुअली समझ में नहीं आ रही होगी, होल्ड करो, अभी समझ में आती है। समझो, इधर ध्यान दो, फिर उतारना। स्ट्रेन कई टाइप का होता है। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा लिखेंगे नहीं अभी शियरिंग स्ट्रेन, लिखिए नहीं, पहले समझिए क्योंकि अभी जनरल फॉर्मूला बताया है केवल। इधर समझो बात को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को समझो जरा। देखो, जैसे मान लो ये कोई भी एक रॉड है, मैं कहता हूं कि इसकी लेंथ है L, आना बोलो। मैंने इसकी शेप चेंज करने को इस पे कुछ फोर्स लगाई F, और फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई वो हो गई L डैश। फाइनल लेंथ कितनी हो गई? आना बोलो। तो ध्यान से सोचो, चेंज कितना आया लेंथ में? चेंज इन लेंथ मुझे लगता है आया L डैश माइनस L। बोलो सही है? क्या इस चेंज को मैं डेल्टा L भी लिख सकता हूं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मैं इस चेंज को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा, मैंने तुम्हें क्या बोला? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के बदला कितना? लेंथ बदली कितनी? डेल्टा L डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल लेंथ थी कितनी? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा L बाय L। अब तुमको समझ में आएगा कि इसकी कोई भी यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, साथ में डायमेंशन से डायमेंशन भी। इसलिए स्ट्रेन एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। याद करो, जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैंने स्ट्रेन का एग्जांपल दिया था डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में, जिनके साथ मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव डेंसिटी का, उसी के साथ मैंने एग्जांपल दिया था स्ट्रेन का। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी वैल्यू भी फिक्स कुछ भी हो सकती है ना। अब डायमेंशन क्यों नहीं है वो तुमको समझ में आ गया, क्योंकि लेंथ को लेंथ से क्या कर दिया? हाँ ना बोलो, बात समझ आएगी। स्ट्रेन क्या है? जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वैसे ही क्या होगा? अरे भाई, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा, फुल क्या बनना चाहिए? डेल्टा V बाय। हाँ ना बोलो। अच्छा, इनमें थोड़ा सा स्पेशल है शियरिंग स्ट्रेन। अब शियरिंग स्ट्रेन में क्या है कि जो स्ट्रेस लगना चाहिए वो टेंजेंशियल होना चाहिए। स्ट्रेस जो लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मैं एग्जांपल से देख के बताता हूं। जैसे मान लो एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक ले लिया, ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, इधर से फिक्स कर दिया, इधर से क्या कर दिया? हाँ ना बोलो, इधर से क्या कर दिया? और इस तरफ से जैसे मान लो मैंने इस पे 1 टन वेट डाल दिया एक साइड से, तो खिंचेगा ना? ये खिंचेगा, थोड़ा सा कुछ ये ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसे, ये देख ऐसे ही होगा ना, एक साइड से खिंचेगा। लेंथ में बदलाव कितना आया? डेल्टा L, इतना ही तो आया। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी?
यार आना तो बोलो। तो शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो यही बनेगा डेल्टा एल बाय, लेकिन एक कंडीशन है कि जो स्ट्रेस लगे वो कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल। जो स्ट्रेस लगे वो कैसा लगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। उतार। अरे बोलो क्लियर है क्या? पक्की बात? अब इससे आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इससे आगे का एक क्लास का और ये चैप्टर रह गया है, सॉलिड्स वाला थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरे तरीके से। इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके भाई? अब जिसने उतार लिया वो जा सकता है।